अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सी प्लस प्लस सीरीज। इस सीरीज की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम एक कंस्ट्रक्टर को किस तरह से ओवरलोड कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर की एक जनरल सी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो सी प्लस प्लस के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने दूसरे कंस्ट्रक्टर्स की बात की थी, उनके अंदर जो भी काम था ये उनसे बिल्कुल अलग काम करेगा। इसी वजह से हम इसे स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं। तो इसका काम क्या होगा कि फर्ज करें कि मैंने एक क्लास बनाई। अब उस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। मैं जरूर उनके ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना चाहूंगा उसके क्लास के जो भी हमारे पास फंक्शनैलिटी थी उसे गेन करने के लिए। तो इस वजह से जब मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज आ सकते हैं। एक सिनेरियो हमारे पास ये भी हो सकता है कि मैं चाहूं कि मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सेम हो, यानी एक दूसरे की कॉपी हो। कॉपी होने का मतलब ये हुआ कि उनके अंदर जो भी डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज एक दूसरे से मिलती जुलती हो, एक दूसरे के बराबर हो। तो इस सूरत में जब मैं उनके ऊपर कोई भी फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन करूंगा तो उसका रिजल्ट जो है वो हमें सेम मिलेगा। तो इस तरह से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉपी बनाना चाहता हूं तो उस चीज को हासिल करने के लिए मेरे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इस काम को करने के लिए मेरे पास डिफरेंट मेथड से ये भी हो सकता था कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता, उसके अंदर जो भी वैल्यूज वगैरह मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूं वो इनिशियलाइज करता और फिर एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर दोबारा फिर से वही तमाम प्रोसेसेस को दोबारा से करके, यानी उसके अंदर जो भी वैल्यूज वगैरह इनिशियलाइज करनी थी वो करने के बाद मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता ताकि उसकी वैल्यूज जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के बराबर हो। लेकिन ये काम जो है मेरे लिए लेंथी हो सकता है। लेकिन अगर मैं यही काम जो है अगर सी प्लस प्लस के अंदर बिल्ट इन प्रोवाइडेड सिंटैक्स की मदद से करूंगा तो ये काम जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वो सिंटैक्स क्या है? वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी मैं एक छोटे से सिंटैक्स को फॉलो करते हुए एक ऑब्जेक्ट की बिल्कुल इंटायर जो है एक सेम कॉपी जो है वो दोबारा से क्रिएट कर सकता हूं। तो उसको किस तरह से करना है ये इसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल देखते हैं कि हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स के बारे में अगर बात की जाए तो सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास दो टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर और एक होता है यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। जो पहला डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसके नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, यानी कि कोई इस टाइप का कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कि डिफॉल्ट सी प्लस प्लस हमें प्रोवाइड करती है, यानी जिसके लिए हमें स्पेशली उसे डिफाइन नहीं करना पड़ता, हमें सिंपली उसे यूज करना है, उसका कोड जो है वो हमें नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस हमें खुद से प्रोवाइड करती है तो इसको हमें क्या करना है, इसको यूज करने के लिए हमें इस सिंटैक्स को फॉलो करना है। यानी हमें सिर्फ उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन हमें खुद से नहीं लिखना पड़ेगी। तो इसके कंस्ट्रक्टर के सिंटैक्स की अगर बात की जाए तो वो क्या होगा कि हमें सबसे पहले उस क्लास का नाम लिखना होगा जिस क्लास के साथ वो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो लिंक किए जाएंगे, यानी वो क्लास जिसकी मदद से हम वो दो ऑब्जेक्ट जो है वो बना रहे हैं। एक वो ऑब्जेक्ट जो मैंने पहले बना लिया, उसके बाद दूसरा वो ऑब्जेक्ट जो मैं नया बनाना चाहता हूं पहले ऑब्जेक्ट की कॉपी के तौर पर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन अभी है तो जब मैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करूंगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगी। तो सिंटैक्स की बात कर रहे थे हम कि पहले हमें क्लास का नाम लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट हम नया बनाना चाहते हैं। फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम पैरामीटर लिखेंगे, यानी कि जो मैंने ऑब्जेक्ट पहले से बना लिया था उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा ताकि जो अंदर मैंने पैरामीटर के तौर पर ऑब्जेक्ट बनाया उसकी तमाम जो वैल्यूज हैं वो नया बनने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर कॉपी कर दी जाए। तो इसका दो सिंटैक्सेस हैं। एक तो ये है कि मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखूं, दूसरा यहाँ पर इक्वल टू लिखकर अगर मैं पैरामीटर जो है वो उसको लिख दूंगा तो भी हमारा काम जो है वो हो जाएगा। तो इसकी एक एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल क्या है कि हमें एक क्लास बनानी है बुक जिसके अंदर पेजेस, प्राइस और टाइटल नाम के एट्रीब्यूट जो है वो मौजूद होंगे, यानी ये वेरिएबल्स के तौर पर हमें यूज करने हैं। उसके बाद दो ऐसे फंक्शंस, दो इन वैल्यूज को इनपुट करें, उसके बाद इन वैल्यूज को आउटपुट भी करें। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास, यानी 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं उस क्लास के, और उसके बाद उन तीनों की वैल्यूज जो है वो हमें आउटपुट करानी होगी। जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट होगा वो हम अपनी वैल्यूज वगैरह इनिशियलाइज करके बनाएंगे और उसके बाद जो 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे वो पहले ऑब्जेक्ट की कॉपी के तौर पर क्रिएट किए जाएंगे। तो अब चलते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन की जानिब। तो हमें क्या करना है कि हमारी ये चूंकि 31st वीडियो है तो मैं इंडेक्स 31 नाम से एक फाइल जो है वो बनाऊंगा और बॉयलर प्लेट कोड लगाकर अपने काम का आगाज करते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें एक क्लास बनानी है बुक के नाम से जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो वेरिएबल्स और जो फंक्शंस हैं वो हमें डिफाइन करने हैं। तो मैं पहले जो है अपना वो कोड लिख देता हूँ ताकि मैं बाद में आपको जो है वो समझा सकूँ कि हमें जो है बेसिकली काम क्या करना था। तो एक हमारे पास वेरिएबल था पेज और दूसरा वेरिएबल हमें जो बनाना था वो था प्राइस। तो ये दोनों जो है वो इंटीजर डेटा टाइप के होंगे। इसके अलावा जो टाइटल है वो
मैं करेक्टेड डेटा टाइप रखूंगा। इसकी लेंथ आप कुछ भी रख सकते हैं, अपनी 40 49 जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं अपने टाइटल की लेंथ के मुताबिक। इसको मैं स्ट्रिंग भी बना सकता था, लेकिन उसके अंदर जब हमने पहले इसको इम्प्लीमेंट किया था तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, जिसकी वजह से ये जो तरीका है ये सिक्योर तरीका है, यानी इसके अंदर मेहनत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस नहीं करना पड़ती। इस वजह से मैं इस तरीके को यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें जो फंक्शंस बनाने थे वो दो फंक्शंस है बेसिकली, एक है वॉइड इनपुट और एक फंक्शन होगा हमारा डिस्प्ले फंक्शन। तो ये जो फंक्शंस हैं ये कुछ रिटर्न नहीं करते, बल्कि हमारा जो इनपुट वाला फंक्शन है ये चीज़ें जो है वो इनपुट के तौर पर लेगा एक यूज़र से। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक प्रॉम्प्ट जो है वो शो करूँगा कि एंटर द नंबर ऑफ पेजेस। तो यूज़र क्या करेगा कि जो हमारी जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किया था ना पेज के नाम से, ये उसकी वैल्यू को हमें इनपुट करके देगा। तो इसी तरह से जो बकाया जो है प्रॉम्प्ट्स वो भी लिखता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हमारी हो रही है। अब इसके बाद जब हमने टाइटल को इनपुट के तौर पर लेना है तो आपको सिंपली ये जो मैं अभी स्टेप्स जो मैं यहाँ पर फॉलो करूँगा, आपको ये स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। जैसे ही आप इसकी मदद से इनपुट लेंगे तो जब आप स्पेस अपने इनपुट के तौर पर जब आप कोई भी वैल्यू दे रहे हैं तो उस वक्त अगर आप स्पेस भी उसके अंदर देंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगी। यही एक सिक्योर तरीका था, वरना जो दूसरे मेथड्स हैं उनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह जो हमें फेस करना पड़ती है। तो गेट लाइन हमने फंक्शन यूज़ करना, उसके पहले पैरामीटर के तौर पर हमें वो टाइटल यानी कि जो भी हमारी उस एरे का टाइटल था, तो यहाँ पर कैट टाइटल नाम से ही मैंने एक एरे बनाई। तो टाइटल और उसके बाद जो भी उसका साइज़ है हमें वो जो है इनपुट के तौर पर यहाँ पर देना पड़ता है। तो ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर काम करेगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो होगा वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा कि जो भी मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर इनपुट के तौर पर ली हैं उन तमाम को एक तरतीब के साथ जो है वो आउटपुट करके हमें देगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों जो फंक्शन हैं उनको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। उम्मीद है कि आपको इनको समझने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगी। यहाँ पर कुछ एरर्स थे वो हम रिमूव कर लेते हैं। तो अब हमारा काम क्या है, हमें चूँकि बेसिकली हमारे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि बुक B1 का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करूँगा। बुक B1 जब मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो जाहिर सी बात है कि मुझे इन ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए या तो कंस्ट्रक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है या कोई फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने इनपुट के लिए तो कोई कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पर मैं अपनी वैल्यूज़ को इनपुट लेने के लिए फंक्शन डिफाइन करूँ, कोई कंस्ट्रक्टर मैंने इसके लिए डिफाइन नहीं किया। तो इस फंक्शन की मदद से मैं इसे वैल्यूज़ जो है वो इनपुट के तौर पर दूंगा। उसके बाद जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो जब रन होगा तो उसकी तमाम वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, क्योंकि मैंने इसे बाद में आपको प्रिसाइजली दिखाने के लिए कि हमारा जो बाकी काम है वो किस तरह से हो रहा है, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर इसके कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह यहाँ पर लिखूँगा। वैल्यूज़ ऑफ B1, इसको आप जितना ज़्यादा चाहें उतना ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले B1 के लिए हमें जो वैल्यूज़ हैं वो इनपुट के तौर पर देनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ देता हूँ 100 पेजेस 2000 जो है उसकी प्राइस, और बुक का जो टाइटल होगा यहाँ पर शायद मैंने कोई गलती की है, यहाँ पर मुझे सी आउट करना था कि हमें कोई जो है वो एक टाइटल के तौर पर कोई चीज़ एंटर करें, एंटर द टाइटल ऑफ बुक। तो जब ये अब इस वक्त इसे दोबारा फिर से हम प्रिंट करके देखते हैं, इसको दोबारा से क्लियर करके नया जो हम वाला टर्मिनल खोलते हैं और दोबारा फिर से जब इसे प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर 100 पेजेस 2500 या कोई भी प्राइस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं अब टाइटल के तौर पर प्रोग्रामिंग ऑफ C++ कुछ इस तरह से इसका टाइटल लेता हूँ। अब जब आप देखेंगे कि इसकी जब डिस्प्ले फंक्शन ने काम किया तो क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ द B1, हमारा जो वैल्यू ऑफ B1 हमारा ऑब्जेक्ट था, उसकी वैल्यू जो थी वो हमें प्रिंट करके उसके जितने भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज थी वो हमें मिल चुकी है। वैल्यू ऑफ पेजेस, वैल्यू ऑफ प्राइस, जो भी हमारी प्राइस, उसके बाद टाइटल ऑफ बुक जो है हमें इसी तरह से जो है वो आउटपुट करवा दिया गया। अब मेरा जो दूसरा काम है वो ये है कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना है। अब मेरे पास तरीका ये था कि अगर मैं इसी तरह से कोई इस तरह का मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता, जैसे ये मैं B2 बना रहा हूँ, कि जिसके अंदर वो तमाम वैल्यूज जो मैंने B1 के अंदर स्टोर की गई हैं वो तमाम इसके अंदर पहले से मौजूद हों, या मैं उन तमाम वैल्यूज को यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ। तो मेरे पास सिंपल सा तरीका था कि दोबारा फिर से मैं इसको यहाँ से आउटपुट को जो भी यहाँ पर मैंने तरीके अपनाया, यानी इनपुट का फंक्शन करना, यहाँ पर इससे दोबारा फिर से इनपुट वाला फंक्शन कॉल करता और वो सेम वैल्यूज वहाँ पर दे देता जो मैंने पहले वाले
ऑब्जेक्ट के तौर पर दी थी। लेकिन अब इस काम को आसान करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि मैं इसे यहाँ से एक कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की हम बात कर रहे हैं कि जो बिल्ट इन जो हमारे C++ के अंदर आता है उसे हमने यूज़ किस तरह से करना है कि ब्रैकेट लगाकर जिस भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को हम कॉपी करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट के नाम को मैं यहाँ पर इन ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो B1 के अंदर वैल्यूज़ थी वो मेरे नए बनने वाले B2 ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी हो जाए। तो अगर इस सिंटैक्स को मैं फॉलो करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं सिंपली यहाँ पर B2 डॉट डिस्प्ले अगर करता हूँ तो मुझे वो तमाम वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो कि हमें B1 के अंदर हमने प्रोवाइड की हुई थी। तो इसी को मैं यहाँ से ये वाली प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि जब मैं बल्कि यहाँ पर ना कुछ ब्यूटीफाई करने के लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि ये जो है एक अच्छा लुक दे हमारे प्रोग्राम को। तो यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं ताकि हमें जो B2 की दोबारा से कॉपी की गई वैल्यूज़ हैं वो मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने B2 के लिए कोई भी वैल्यूज़ हैं दोबारा से इनपुट नहीं की, मैंने सिंपली यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दिया है। तो इसे अब रन करके देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि B1 जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके लिए पेजेस, प्राइस और दोबारा फिर से एक टाइटल दूंगा। तो अब क्या हुआ कि जब भी हमारा प्रोग्राम जो है उसने काम किया तो उसने B1 डॉट डिस्प्ले, तो B1 के अंदर जो भी वैल्यूज़ थी वो उसने जब यहाँ पर डिस्प्ले करवाई तो वो तमाम वैल्यूज़ जो मैंने इनपुट के तौर पर दी थी वो मुझे यहाँ पर मिल गई। उसके बाद जब मैंने इसे कॉपी करने के बाद दोबारा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर डिस्प्ले किया तो जो हमारी B1 के अंदर वैल्यूज़ थी एज इट इज़ सेम जो वैल्यूज़ थी यानी 100, 2500 और प्रोग्रामिंग ऑफ C++ और तमाम वैल्यूज़ हैं वो हमें B2 के अंदर भी मिल चुकी हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से ना करता बल्कि ये वाली हमारे सिंटैक्स को फॉलो करने की बजाय मैं सिंपली B2 बना देता तो क्या होता कि हमारी इस वैल्यू के अंदर हमारी क्योंकि कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं किया है तो तमाम वैल्यूज़ हैं वो गार्बेज वैल्यूज़ होंगी। तो मैं इसको दोबारा फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें B1 के लिए जो भी वैल्यूज़ हमने इनपुट के तौर पर देनी थी वो हम देंगे। तो यहाँ पर सिंपली इतना लिखना बहुत है। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ ऑफ B1 जो है वो हमें जैसे जो हमने यहाँ पर इनपुट के तौर पर दी थी वो तमाम हमें दिखा दी गई और जैसे ही मैंने वैल्यूज़ ऑफ B2 की बात की तो मुझे गार्बेज वैल्यूज़ दी गई क्योंकि इसके लिए मैंने कोई भी इनपुट जो है वो नहीं की थी। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो किस तरह से काम करता है। अब इसके लिए आपके पास एक और सिंटैक्स है जो मैं आपको यहाँ से बताना चाहता था, वो ये है कि आप B2 इज इक्वल टू B1 करके भी इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप ब्रैकेट्स के अंदर उस पैरामीटर को दें या फिर इक्वल टू लगाकर जो दूसरा आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर देंगे उसे इक्वल टू लगाकर अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो फिर भी हमारे इस ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यूज़ हैं वो नए बनने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर दी जाएंगी। और होप कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि हमने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया। तो अब बात करते हैं यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर की। अब तक हमने जिस कंस्ट्रक्टर की बात की वो था बिल्ट इन डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हमारे लिए एक और फैसिलिटी हमें C++ प्रोवाइड करती है कि हम एक यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। यूज़र डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि जो भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी है वो किस तरह से काम करेगा ये चीज़ हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करती है। यानी मैं चाहता हूँ कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करूँ तो उसके अंदर जो भी अपनी मर्जी से प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैं ऐड करना चाहता हूँ वो तमाम मैं कर सकता हूँ। वैसे तो इसका काम यही होगा कि ये वैल्यूज़ को सिंपली कॉपी करेगा, लेकिन कुछ और कॉन्टेक्स्ट होते हैं जिनके अंदर हमें ये चीज़ जो है फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित होती है। इस चीज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, लेकिन बहरहाल इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है यानी एक यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर को किस तरह से डिफाइन करना है इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो इसको किस तरह से करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स को देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्लास का नाम लिखना है यानी जिस क्लास से वो ऑब्जेक्ट जो है वो बिलोंग करता है। आपको एक मरतबा फिर से याद दिला दूं कि जो भी ऑब्जेक्ट हम एक दूसरे से कॉपी कर रहे हैं उनकी जो क्लास का नेम है वो सेम होना चाहिए। तो क्लास का नेम वो लिखेंगे जो भी उस क्लास का नाम होगा, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर कॉन्स्ट लिखकर उस क्लास का नेम दोबारा फिर से लिखा जाएगा यानी उस ऑब्जेक्ट क्लास का नेम जो भी क्लास हम एज अ पैरामीटर उसे प्रोवाइड करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को मैं एज अ पैरामीटर प्रोवाइड करूंगा और उसका एम्परसेंड यानी उसका एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखा जाएगा, वो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि जिस तरह से हमने अपने पहले फंक्शंस को डिफाइन किया था तो यहाँ पर एक्चुअल नेम लिखना जो ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे तो वो एज एन ऑब्जेक्ट ही रेफर किया जाएगा। उसके बाद जो भी हमारी उस कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन होगी वो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखनी पड़ेगी। तो अब इसका यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि इस कंस्ट्रक्टर की जो सिंटैक्स है वो कॉल करने का सेम है यानी कि जब हम उसे कॉल करेंगे
वो सिंटैक्स सेम ही है कि हम इक्वल टू लगाकर उसे कॉल करते हैं या ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर वगैरह को देते हैं जब हम उसे यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ जो है वो सेम है, लेकिन डेफिनेशन के अंदर जो है वो फ़र्क होता है। तो इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है वो देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे पास जो पहले हमने एग्जांपल किया है उसी को हमने यूज़ करना है, लेकिन जो हमारे पास जो यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसे यूज़ करते हुए। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली यहाँ पर एक नया जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसे डिफाइन कर दूंगा। तो उसे किस तरह से हमें इंप्लीमेंट करना है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ कि चूँकि हमारी क्लास का जो नाम है वो होगा बुक, तो बुक का हमें नाम लिखना है। यहाँ से एक मरतबा फिर से हमारे एक सिंटैक्स को रिकॉल कर लेते हैं। मैं खुद से भूल गया कि किस तरह से करना था। तो हमें बुक का नाम लिखकर, यानी जो भी हमारी क्लास का नाम है, उसके बाद कॉन्स्ट और बुक, या मेरा ख्याल है यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, एरर को देखते हैं। इससे पहले इसे लिख लेते हैं क्योंकि इस तरह के एरर जो है वो आते रहते हैं। तो बुक के बाद एम्परसेंड लगाकर अदर, यहाँ पर मैं फिर से कोई भी आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अदर लिखता हूँ। तो इस चीज़ को आप जो है इसकी कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अदर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक फॉर्मल पैरामीटर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यही है कि यहाँ पर मैं एज एन ऑब्जेक्ट कोई एक नया ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करूंगा, ऐसा पैरामीटर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करूंगा जिसकी जो क्लास होगी वो होगी बुक। यहाँ पर कॉन्स्ट का मकसद, अगर आप इसको हटा भी दें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्स्ट को इस्तेमाल करेंगे तो जब इसको कॉल किया जाएगा तो कोई भी वैल्यूज़ के अंदर जो है वो फ़र्क नहीं आएगा। कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कि जो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं की जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप इस चीज़ को यहाँ पर लिखें। कॉन्स्ट के बाद आपने पैरामीटर के तौर पर, इसका मतलब ये है कि आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है या जिसकी जो डेटा टाइप है, जिसकी क्लास की जो टाइप है वो होगी बुक। तो इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, ये होगा हमारा सिंटैक्स। अब इसके अंदर क्या इंप्लीमेंट किया जाएगा वो अब आपको खुद से डिसाइड करना है। तो अदर, यानी कि इसके अंदर जिस भी क्लास के अंदर आप एक कॉपी कंस्ट्रक्टर को लिख रहे हैं वो उसी हिसाब से उसका जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा उसे डिफाइन किया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं नया ऑब्जेक्ट बनाऊँ, यानी ये जो हमारी बुक नाम का नया एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जो मैं उसके अंदर नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके अंदर जो भी डेटा वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो कॉपी कर दी जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैं नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उसका जो पेज होगा, पेज एक नया वेरिएबल होगा, पेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, अदर डॉट पेज। तो ये एक हमारे पास एक नया सिंटैक्स हमने देखा कि यहाँ पर डॉट लगाकर हम इसे जिस तरह से एक्सेस करते थे क्लास के बाहर, उसी तरह से यहाँ पर भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो नया एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ये, यानी कि यहाँ पर B2, तो B2 के पेज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो मैं एक पैरामीटर के तौर पर या पुराना जो पैरामीटर के तौर पर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके अंदर जो भी पेज की वैल्यू होगी वो नए बनने वाले ऑब्जेक्ट की पेज की वैल्यू के बराबर कर दी जाए। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि प्राइस, इसी तरह से हम प्राइस भी सेट करेंगे, प्राइस इज इक्वल टू अदर डॉट प्राइस। तो इस तरह से जो तमाम वैल्यूज हैं वो यहाँ पर कॉपी कर दी जाएंगी। इसके बारे में मैं आपको फिर से एक मरतबा जो है इसकी रिकॉल आपको करवा देता हूँ कि कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है कि जैसे ही हम इसके फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पर कुछ एरर, एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइएबल वैल्यू। तो यहाँ पर जो एरर था वो कुछ इस तरह था कि मुझे यहाँ पर इस वेरिएबल का जो है वो साइज भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस सूरत में हमारा जो काम है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक नई ब्रैकेट वगैरह भी यहाँ पर लगा देते हैं ताकि हमारा जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो अच्छे तरीके से कॉपी की जाए। तो यहाँ से हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही मैं इसे कॉल करूँगा तो वो क्या होगा कि वो देखेगा कि जो नया एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से, उसके अंदर जो पेज की वैल्यू है, क्योंकि ये सेम क्लास से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर वेरिएबल सेम ही होंगे। तो पेज के अंदर जो वैल्यू है वो क्या कर दी जाए, वो कर दी जाएगी उस वेरिएबल के बराबर जो कि हमारे पास करता है, यानी जो मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ एक पैरामीटर के तौर पर इस ऑब्जेक्ट को, उसके अंदर जो भी पेज की वैल्यू है वो उसके बराबर कर दी जाए। इसी वजह से मैंने यहाँ पर अदर डॉट पेज का इस्तेमाल किया। इसी तरह से दूसरे एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको भी यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। तो अब ये काम जो है हमने कर लिया है। तो अभी देखते हैं कि हम इसको, चूँकि ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बन चुका है, इसके बाद हमें मजीद कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि हम इसे इंप्लीमेंट किस तरह से करेंगे। ये कुछ यहाँ पर नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट्स फॉर द बुक। तो अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आपने एक यूज़र डिफाइंड जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आपके लिए लाजमी है कि एक ब्लैंक कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक ब्लैंक सिंपल कंस्ट्रक्टर या फिर इसके अंदर कोई भी आप फंक्शनलिटी वगैरह जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है कि एक कंस्ट्रक्टर आपको लाजमन बनाना है, फिर ही आपकी जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो काम करेगा। तो अब इसके लिए जो हमने काम तो कर लिया, यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया, तो इसका काम तो सिंपली वही था जो कि हमने एक डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से इम्प्लीमेंट कर दिया था। अगर इसको दोबारा फिर से हम रन करेंगे तो हमारा वही काम होगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि हमने अपना जो यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसे डिफ़ाइन किया है। हमारी जो फंक्शनलिटी है वो हमारी अपनी मर्ज़ी से इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ें मैं यहाँ पर लिखता हूँ,
बाज़ बात यहाँ पर टाइपिंग करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली प्रोग्रामिंग यहाँ पर लिखूँगा, तो यहाँ पर वो वाली फंक्शनलिटी कॉल हो रही है जहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज नहीं किया था। तो इसको दोबारा फिर से जो है वो v1 के अंदर v1 को एज अ पैरामीटर यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। तो जब आप एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं तो उस सूरत में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पर पैरामीटर के तौर पर इस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करें या फिर इक्वल टू लगाकर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। लेकिन जब आपने एक यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो जाहिर सी बात है कि जब वो एक यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर बन चुका है तो वो डिफ़ॉल्ट को छोड़ देगा और उस यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर के मुताबिक काम करेगा। तो उस सूरत में आपको एक ब्रैकेट के अंदर अपने पैरामीटर को प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो अब अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा काम जो है वो अच्छी से कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज़ जो है वो इनिशियलाइज़ करता हूँ। तो PG यहाँ पर बुक का जो भी नाम है यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो यहाँ पर हमें कुछ एरर्स देखने को मिल रहे हैं, शायद ये कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको दोबारा फिर से देखता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और v2 के अंदर v1 को एज आ वैल्यू यहाँ पर पैरामीटर की दे दिया, और जैसे ही मैं इसे कॉल कर रहा हूँ तो वैल्यू और पेजेस और प्राइस तो बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन हमारा जो टाइटल है उसके अंदर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो इसका क्या इसकी वजह है वो भी देखते हैं। तो आपने देखा कि जब मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया तो जो टाइटल था उसका एक जो हमारी फंक्शनलिटी थी वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। तो बेसिकली इसके अंदर एरर ये था कि मैं इस काम को इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता जब मैं एक यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी इंक्लूड करूँगा string.h की, ताकि मैं स्ट्रिंग कॉपी की हमारे पास जो फंक्शन हमारा फंक्शन होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है स्ट्रिंग cpy। तो इस फंक्शन को अगर मैं यूज़ करता हूं तो फिर हमारी जो स्ट्रिंग्स है वो एक कैरेक्टर की सूरत में अच्छी तरह से कॉपी की जा सकते हैं। तो टाइटल हमें लिखना यानी वो वाला वेरिएबल जिसके अंदर हमें स्ट्रिंग को कॉपी करना, और किस वेरिएबल की स्ट्रिंग को कॉपी करना है उसे हमें यहाँ पर इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम मेंशन करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो ठीक से काम करेगा। सो फाइनली हमने अपना जो कॉपी कंस्ट्रक्टर था उसे इम्प्लीमेंट भी कर लिया। अब हम इसे दोबारा फिर से रन करके देखते हैं कि हमारा काम जो है वो किस तरह से होता है। तो क्या किया जाएगा कि सबसे पहले हम पेजेस की वैल्यूज़ देते हैं, उसके बाद प्राइस और फिर कोई भी एक टाइटल जो है उस बुक के लिए हम सजेस्ट करेंगे। और जैसे ही हमारे ये दोनों कंस्ट्रक्टर जो है वो रन, हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो काम करेगा। उसके बाद क्या होगा कि वैल्यू ऑफ v1 के अंदर जो भी मैंने वैल्यूज इंप्लीमेंट की वो तो हो गई। उसके बाद जब मैंने दूसरा दोबारा फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर भी वो तमाम वैल्यूज कॉपी कर दी गई जो कि मैंने अपने v1 के ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से इनपुट की थी। तो ये इसका जो काम है वो यहाँ पर एक ओवरव्यू के तौर पर देखा जाए तो वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन आपके पास सबसे पहला जो मैं आपको एक एडवांटेज मिलेगा वो ये था कि जैसे ही आपने ये यूजर डिफाइंड कॉपी का स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शनलिटी जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी मैं ये कर सकता था कि यहाँ पर पेज की जो वैल्यू उसे प्राइस के बराबर रख देता और जो यहाँ पर प्राइस की वैल्यू उसे पेज के बराबर रख देता। इस तरह से मैं अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज है यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। वैसे एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप इस तरह से इसको एक्सचेंज करें और उसके साथ जो ये इस तरह के रद्द-बदल करें, लेकिन एक मैं आपको एक फायदे के तौर पर बता रहा हूँ कि आप कुछ भी इसके अंदर फंक्शनलिटी जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिकली पर्पस क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर बात करेंगे कि हमें यूजर डिफाइंड जो हमारा एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसे डिफाइन करने का क्या फायदा है। क्योंकि ये चीज़ तो आपने सोची होगी कि जब भी हमारे पास एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की। तो इसका जो हमारे पास फायदा है वो मैं आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से अपने फायदे के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाकर। तो उम्मीद है कि आपको इसका सिंटैक्स जो है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा कि हमने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर को किस तरह से खुद से डिफाइन किया और इसको किस तरह से एक यूजर हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था उसे इंप्लीमेंट करके हमने देखा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपने अभी भी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप शुरू से लेकर आखिर तक इसे देखें। अगर कभी भी किसी दिन आपको वीडियोस जो है वो ना मिले तो कमेंट्स वगैरह किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप किसी को इस चीज़ की फिक्र है कि मैं वीडियोस जो है वो पोस्ट नहीं कर रहा। तो बाज़ बात कुछ हो जाती हैं वजूहत जिसकी वजह से लेट भी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रोजाना आपके लिए जो नई वीडियोज़ है वो आपको प्रोवाइड करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।